नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों के लिए किस तरह से अब सावधान रहना जरूरी है? क्या वजह है कि ओमिक्रॉन इतनी तेजी से फैल रहा है? कितना घातक है? इन सभी और ऐसे और दूसरे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एन के मेहरा, जो कि बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट हैं, एम्स के फॉर्मर डीन हैं और आईसीएमआर प्रोफेसर एमाइरेटस हैं। डॉक्टर मेहरा, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। नमस्कार, नमस्कार। जी। डॉक्टर मेहरा, सबसे पहला सवाल यही है कि ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैल रहा है, क्या वजह है कि इतना तेज संक्रमण है इसका डेल्टा के मुकाबले? हाँ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और सब लोग इसी को कर रहे हैं। देखिए, वायरस का काम होता है कि समय-समय पर बदलना। तो आपको देखा होगा आपने कि ये पूरे पैंडेमिक में ये चौथा वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, रादर 5वां है। पहले अल्फा आया, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। डेल्टा जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसका जी। कारण ये था कि वो हाईली ट्रांसमिसिबल था, मतलब फैलता काफ़ी तेज़ी से था, लेकिन उससे ज़्यादा जो खतरनाक बात थी कि वो लंग्स को काफ़ी जल्दी से इन्फ्लुएंस कर देता था। तो और आपने देखा होगा कि इंडिया में भी सेकंड वेव के टाइम में जो अप्रैल मई में, और आपको याद होगा कि जनवरी फरवरी इसी साल में तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि कोविड तो चला गया, क्योंकि जी। नंबर यहाँ बहुत कम हो रहे थे, जबकि यूरोप में और यूके में बढ़ रहे थे। तो सब लोगों ने अपना गार्ड जो था नीचे कर दिया। तो नए-नए वेरिएंट्स आ जाते हैं और नए-नए ये जो वेव्स आती हैं, इसके 2 कारण होते हैं। एक तो ह्यूमन ने अपना गार्ड डाउन किया और वायरस ने अपना बदलाव किया। वायरस ने बदलाव किया क्योंकि वायरस भी जिंदा रहना चाहता है ना। हर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो वायरस हो या ह्यूमन बीइंग हो, सबको इस यूनिवर्स में जिंदा रहने का हक है। तो उसको भी हक है। अब उसके खिलाफ कुछ और एंटीबॉडीज आ रही थी तो उसने अपना बदला। लेकिन उस वक्त जो बदला गया तो बहुत ही सख्त था और उससे काफी डेथ्स भी हुई। आपको देखा इंडिया में भी 4-4 जी। लाख से ज्यादा इन्फेक्शन आ रहे थे और डेथ बढ़ी, लेकिन वो ऊपर गया एकदम से नीचे आ गया। उसके बाद से काफी देर तक तो डेल्टा ही मेजर वेरिएंट ऑफ कंसर्न दुनिया में रहा। आज जी। भी मैं कहूंगा कि मेजर वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो, अगर हम दुनिया को, पूरी दुनिया को एक तरफ देखें तो डेल्टा ही है। अब बीच में ओमिक्रॉन आ गया। ओमिक्रॉन क्या है? ये एक 9 नवंबर की बात है जब बोट्सवाना में कुछ लोगों ने देखा उसको, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी। जबकि साउथ अफ्रीका में, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस्ड हैं, उन्होंने इमीडिएटली इसका सीक्वेंस किया, क्योंकि सीक्वेंस के बिना नहीं पता चलता। क्योंकि वहाँ की जो डॉक्टर थी एंजेलिक, उन्होंने देखा कि कुछ मरीज़ मेरे पास आ रहे हैं, उनके सिम्पटम्स थोड़े-से फ़र्क हैं। तो जी। उनको शक हुआ कि क्या कोई नया वेरिएंट ना आ गया हो। तो उन्होंने जब ये सीक्वेंस किया तो पता चला कि ये नया है। तो उन्होंने 24 नवंबर को डब्ल्यूएचओ को कहा, डब्ल्यूएचओ ने 26 को इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया और उससे दहशत फैल गई, सब जगह पे दहशत फैल गई कि ये क्या हो रहा है। इस जी। वायरस की 4 चीज़ें देखने की हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या ये जल्दी से फैलता है, जिसको हम कहते हैं कंटेजियस है? उसका जवाब तो हाँ में है। ये जल्दी से फैलता है और ये डेल्टा से भी 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। जी। दूसरी बात ये है कि क्या ये इम्यून एस्केप है? आपने ये वर्ड सुना होगा, इम्यून एस्केप। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि जो एंटीबॉडीज़ आप में बनी, या तो सेकंड वेव के टाइम में जो आप में काफ़ी इन्फेक्शन हुए इंडिया में, हम 4-4 लाख रोज़ देख रहे थे, लेकिन हो सकता है ज़्यादा भी हों। तो उससे एंटीबॉडी नेगेटिव इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज़ बनी और वैक्सीन भी हमने कर दिया था शुरू। आपको याद होगा कि 16 जनवरी से इंडिया में वैक्सीनेशन शुरू हो गया था। जी। तो वैक्सीनेशन से तो जो एंटीबॉडीज़ बनी, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये उसको, वायरस को फाइट करने के लिए। तो ये जो बनी, तो क्या ये ओमिक्रॉन उनको काबू करता है क्या? मतलब उनकी तरफ मुड़ता नहीं, वो एंटीबॉडीज़ इफेक्टिव नहीं है। तो ये पता चला हाँ साहब, ये थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ज़ीरो है, ये था कि जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है,
या जिनमें एंटीबॉडीज नेचुरल इन्फेक्शन से हैं, वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हैं। इसके ऊपर मैं फिर से करूँगा थोड़ा-सा बात कि उसमें भी 3 चीज़ें हम सोचते हैं कि एंटीबॉडीज़ का क्या रोल होता है, और आप भी ज़रा याद रखिएगा कि ये सवाल करना, ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज़रूरी सवाल। तो जी। ये हुआ कि ये जो एंटीबॉडीज़ हमारे बनी, जो हमें सुरक्षा कवच मिल रहा था, या नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से, उसमें थोड़ी-सी चोट तो आई है। तो इसकी इन्फ्लुएंस, इफेक्टिविटी एंटीबॉडीज़ की वैक्सीनेशन की थोड़ी-सी कम है उससे। थोड़ी नहीं, काफ़ी, मतलब 3, 4, 5 गुना ज़्यादा कम है डेल्टा से। तो लोगों ने सवाल करने शुरू किए, तो क्या वैक्सीन से कुछ इफ़ेक्ट होगा? तो अब क्योंकि महीना, डेढ़ महीने का टाइम बीत चुका है, अब ये क्लियर है कि जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है, उनको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन है, इस वायरस से भी, ओमिक्रॉन से भी। ओमिक्रॉन जल्दी फैलता है, लेकिन ये तीसरे जो मैं बात कर रहा था कि डज़ इट मेक द पीपल सिकर? क्या ये ज़्यादा वो सीरियस है? जैसे डेल्टा था, जिसको डेल्टा इन्फेक्शन हुआ, आपने देखा उसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। जी। तो ये, इसमें ये देखा गया कि ये बात नहीं है। ये ओमिक्रॉन जो है आपको माइल्डर इन्फेक्शन देता है। तो काफ़ी देर तक तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी, ये कैसे हो सकता है? एक वायरस जो कि हाइली ट्रांसमिसिबल है, फैल रहा है बड़ी जल्दी से, लेकिन जो लोगों को ज़्यादा सिक नहीं कर रहा, माइल्डर इन्फेक्शन होता है, जैसे कॉमन फ्लू आया और गया। और फिर एक थोड़ी-सी चिंगारी भी जली मन में कि हो सकता है ये फ़ायदेमंद ही हो, कि अगर वो आपको हुआ, जैसे हर साल वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, 4-5 दिन के बाद चला गया। यहाँ भी जी। ये हुआ, आज के दिन भी वही है कि ज़्यादा लोगों को जिनको ओमिक्रॉन हुआ, उनको एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म हुआ, पता ही नहीं चला उनको क्या हुआ। या जिनको हुआ, और ख़ास करके जिन्होंने वैक्सीन ली हुई थी, उनको माइल्डर फॉर्म में हुआ। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली हुई है, एक भी डोज़ नहीं ली हुई है, उनके लिए खतरे की घंटी है। तो एक तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये ज़रूर स्ट्रेस करना चाहूँगा, जिन्होंने वैक्सीन, क्योंकि आज के दिन भी हमारे पास 11 करोड़ लोग ऐसे हैं, मैं ये अडल्ट पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, जो कि 18 साल से ज़्यादा है। जी। 11 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने एक भी डोज़ नहीं ली है, और करीब 25 करोड़ ऐसे हैं, जिन्होंने 1 डोज़ ली है, दूसरी भी नहीं ली है। तो उनको, अगर वो सुन रहे हों, तो उनको हमारी तरफ से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने को भी सेव करें और लोगों को भी सेव करें। तो वैक्सीन के लिए सीधा दौड़ें, सब काम छोड़ के नियरेस्ट सेंटर पे जाके अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करें, चाहे वो कोविशील्ड मिल रही हो या कोवैक्सीन, दोनों ही बहुत अच्छी वैक्सीन्स हैं। एक जी। और चौथा पॉइंट इसमें जो आ रहा था, तो वो एक साइंस का सवाल आ जाता है कि भई ये ऐसी क्या बात है इस वायरस में कि जल्दी फैल रहा है, लेकिन ये माइल्डर इन्फेक्शन देता है। तो उसके लिए भी एपिडेमियोलॉजिकल डेटा भी आना शुरू हो गया अब तो। लेकिन लेबोरेटरी बेस्ड स्टडीज़ हुई। 4-5 देशों ने बड़ी अच्छी लेबोरेटरी बेस्ड स्टडी की। कइयों ने तो लैब में ही लंग को ग्रो किया, और उसमें उन्होंने ओरिजिनल वुहान वायरस डाला, डेल्टा वायरस भी डाला, और ये ओमिक्रॉन वायरस भी डाला। तो पता ये चला कि लंग को इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी ओमिक्रॉन की 10 से 12 गुना कम है। जी। ये ये इतना इन्फेक्ट नहीं करता जितना डेल्टा। तो डेल्टा के कंपैरिज़न में, या ओरिजिनल वुहान वायरस के कंपैरिज़न में, इसकी शक्ति लंग सेल्स को इन्फेक्ट करने की कम है। जी। लेकिन इस शक्ति ब्रोंकस को, ये जो ट्यूब जाती है, यहाँ से एयर पाइप जाती है और वो फिर ट्रेकिया से ब्रोंकस बन जाते हैं, तो उसमें रहने की शक्ति इसकी ज़्यादा है। वो करीब 30 से 40 गुना ज़्यादा है। तो उसका मतलब ये बना, अगर यहाँ ज़्यादा है, तो मैं ट्रांसमिट जल्दी कर पाऊँगा, औरों को दे पाऊँगा। तो इसलिए उसका वो ट्रांसमिसिबल बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हो गया, तो पैनिक की बात नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा माइल्डर फॉर्म ही इन्फेक्शन देता है, बनिस्बत आपने वैक्सीनेशन ली हो। जी। वैक्सीन जो लोग हैं, जो डबली वैक्सीनेटेड हैं, या जिनको एक बार कोविड इन्फेक्शन हुआ और उन्होंने एक भी डोज़ ली हो वैक्सीन की, तब भी बहुत अच्छा है।
तो उनको पॉसिबिलिटी यही रहती है कि उनको माइल्डर इन्फेक्शन ही होगा। तो ये 4 चीज़ें इस वायरस की बहुत ही उम्दा सामने आ गई। जी। तो सर हम ये जानना चाहते हैं अब कि बच्चों को वैक्सीन नहीं दी गई है, हालाँकि अभी 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन के लिए जैसे पीएम ने घोषणा की है तो, अब उनके लिए क्या सावधानी बरतनी ज़रूरी है? देखिए, आपने देखा कि लास्ट पहली वेव के टाइम में भी, सेकंड वेव के टाइम में बच्चे आमतौर पे बीमार होते नहीं हैं। बच्चों का इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये कंपैरिज़न करिए दादा-दादी से जो 60 साल से ज़्यादा वाले हैं। उनका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है ऐज के मुताबिक। इसको जी, हम कहते हैं इम्यूनोसेनेसेंस। सेनेसेंस हो जाता है। जैसे हर चीज़ का बॉडी के हर अंग का सेनेसेंस हो जाता है, ओल्ड हो जाता है और उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसी तरीके से इम्यून सिस्टम की शक्ति उनमें कम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं सीनियर्स को, ओल्ड एज के लोगों को करना पड़ेगा। बच्चों में बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इम्यून सिस्टम। और आपने जी, देखा सेकंड वेव के टाइम में भी जब उसके बाद सीरो सर्वे किया गया, तो सीरो सर्वे में ये पता चला कि 67% बच्चे जो थे उनमें एंटीबॉडीज़ थी नेचुरल इन्फेक्शन की। मतलब पता ही नहीं चला, ना बच्चों को पता चला, ना उनके माँ-बाप को पता चला। तो ये बिल्कुल। बच्चों की शक्ति थी, इसलिए उनके अंदर वायरस आया और वो खत्म हो गया। उनकी क्योंकि इम्यून सिस्टम के कारण, वो हमें बाद में पता चला था 2 तिहाई से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनमें वायरस तो आया, एंटीबॉडी बनी, कुछ नहीं हुआ। तो ये और उनको कभी वैक्सीन नहीं दिया था। तो ये दर्शाता है कि बच्चों में होता नहीं है। तो अब हमने ये 15 से 18 साल वाले बच्चों को किया क्योंकि ये अब धीरे-धीरे एडल्ट स्टेज में आ गए हैं, 15 से 18 वाले। और हमने ये भी देखा कि लास्ट वेव में अगर कोई बच्चों में डेथ्स हुई या बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन हुआ, तो वो यही एज ग्रुप था, 15 से 18 वाला। हुँ, और हुँ, ये 18 वाले में भी 10 से 12% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटी भी होती है। तो इसलिए इनको कवर करना सबसे पहली बात है। तो जो जी, जी। प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी ने दी 15 से 18 को, ये बहुत ही एक मैं कहूँगा कि सफल स्टेप अच्छे है। से सोच किया गया है। जी, कि हम जी। इन बच्चों को हम पहले कवर करें, नीचे वालों के लिए हमें कोई इतनी चिंता की बात नहीं है, वो नहीं करते। लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि उनको वैक्सीनेशन नहीं देना है, उनको भी देना है, उनको वैक्सीनेशन देना है, लेकिन हमें अभी एकदम से उनको देने की इतनी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुँ, देना तो उनको भी है ताकि वो अपने एल्डर्स को ना दें जाके इन्फेक्शन, या जी। कम्युनिटी में इन्फेक्शन ना फैलाएँ। और सबसे बड़ी बात उनकी अपनी एजुकेशन की कंटिन्यूटी के लिए भी हमें ज़रूरी है कि हम उनको भी कवर करें। तो वो हो रहा है, उसके लिए ट्रायल्स हो गए। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि बाहर अगर यूके में और यूरोप में ट्रायल हो गए किसी वैक्सीन का, वो आप उसी को डेटा लेके यहाँ यूज़ कर लीजिए, वो नहीं होता। हमें भारत में ही, भारत की पॉपुलेशन पर ही डेटा जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था पॉपुलेशन बेस्ड डिफरेंसेस होते हैं। जी। आज भी आप देख रहे हो जितनी तेज़ी से ये यूरोप और यूके में फैल रहा है, यूके में आज के दिन लाख-लाख से ज़्यादा इन्फेक्शन आ रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया में आज के दिन टोटल ओमिक्रॉन इन्फेक्शन 600 है। तो जी। आज भी हमारा सबसे बड़ा कंसर्न तो डेल्टा का ही है। हाँ, अगर कल को ऐसा सिचुएशन आती है कि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हमें कोशिश ये करना है कि देश में ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से ना फैले। हालाँकि मैंने कहा कि माइल्डर इन्फेक्शन देता है, लेकिन जब बहुत तेज़ी से फैल जाता है, हमारे जैसे देश में, तो वायरल लोड बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, सब जगह पे। तो वो इम्यूनिटी जो हमने जनरेट की हुई है, या कम्युनिटी इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, क्योंकि आज तो भारत अ, दूसरे देशों के मुताबिक बहुत ही सुरक्षा वाली स्थिति में है, क्योंकि जी। आपने देखा कि 63% से 64% अडल्ट पॉपुलेशन जो है, जिनको दोनों डोज़ दे चुकी है हमने वैक्सीन की, और करीब जी। 28% ऐसे हैं जिनको 1 डोज़ तो दी है। तो और कइयों में नेचुरल इन्फेक्शन है, तो हम काफ़ी अच्छी स्थिति में, हमें ये बिगड़ने नहीं दे देना। तो बहुत ज़्यादा हमें कोशिश ये करनी है कि ये ओमिक्रॉन भी फैले नहीं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के मन में ये रहेगा, डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि माइल्डर होता है इसलिए को आने दो, ऐसा नहीं, आने दो उसको भी हमको रोकना है।
तो अगर जी, आ गया, आप रोक तो सकते नहीं, कभी आ गया, तो इतना पैनिक की बात नहीं है, डरने की बात नहीं। सिर्फ एक जी, करने की बात है, वैक्सीन लो, वैक्सीन लो। जी। सर, जिस तरह से अभी आपने कहा था कि अभी भी हमें डेल्टा वायरस से डरने की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में जबकि ओमिक्रॉन भी है और डेल्टा से डरने की ज़रूरत भी है, तो ऐसे में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसकी कितनी आवश्यकता है? वो कितना गंभीरता से लोगों को लेना चाहिए इस बात को? रत्ना, ये आपने सबसे बढ़िया सवाल किया और ये बहुत ज़रूरी है। और आप देखते हो, मार्केट में जाते हो, आप अभी भी जहाँ कहीं घूम रहे हो, आपको पता है कि आस-पास के लोग मास्क नहीं पहनते, और पहनते हैं तो वो चिन पे पहनते हैं, यहाँ ठुड्डी पे। उनको ये जी, रहना चाहिए कि भाई, ये जो वायरस होता है, ये नाक से आता है, मुँह से आता है, यहाँ से नहीं आता। तो टाइट एक वो पहनना बहुत ज़रूरी है। जी, ये सबसे बड़े, और हैंड हाइजीन करना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस करना, और हवादार जगह पे रहना। देखिए, हवादार जगह जो होती है जिसमें कि ये वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छी होती है, तो वायरस वहाँ पनपता नहीं है। तो बंद कमरे में आप अगर हो, और काफ़ी लोग उस बंद कमरे में आ गए, तब तो मास्क पहनना और भी ज़रूरी है। और जब आप जी, मार्केट में जा रहे हो, जहाँ इतने लोग घूम रहे हैं, तो वायरस वायरस तो फैलेगा। तो इसलिए वहाँ भी मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना तो बहुत ही आवश्यक है, जब तक हम इसकी वो ना देखें कि ये चला गया, किसी तरीके से। जी, जी। सर, अब म्यूटेशन पर आते हैं। ये वायरस इतनी तेजी से म्यूटेट हुआ, इसकी वजह क्या थी? और ऐसा पहले भी कहा जाता रहा है कि जितने ज्यादा लोग इसके संपर्क में आएंगे, जितना ज्यादा संक्रमण फैलेगा, म्यूटेशन उतनी तेजी से होगा। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा फैलने नहीं देना। जब ये वायरस मल्टीप्लाई करेगा ना, एक से दूसरे में जाएगा। अब जैसे 100 लोगों को है, तो वो अब इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इतने है कि वो 400 में चले जाएगा। 100 से 400 से फिर आप गुना करके देख लीजिए। तो इतनी तेज़ी से फैलता है ये। ज्यों-ज्यों ये फैलता है, ज्यों-ज्यों ये बढ़ता है, ये डिवाइड करता है, तो इसके डिवीज़न के टाइम में चेंजेज़ आ जाती हैं, इसके स्ट्रक्चर में। आपने देखा होगा कि वायरस की स्ट्रक्चर आपने देखी, गोला है और उसके ऊपर स्पाइक बनी हुई है, जी, इसलिए जी, इसको कोरोना कहा जाता है, जैसे ताज की तरह कोरोना है। तो ये स्पाइक प्रोटीन जो है, यही जुड़ती है जाके लंग के सेल्स के साथ। इस स्पाइक में और कुछ और एरियाज़ भी हैं इसके वायरस के, जिसको रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कहते हैं, और फ्यूरिन के क्लीवेज साइट कहते हैं। इन जगह में जब चेंज आ जाता है, वो चेंज आ जाता है, जब डिवाइड करने के टाइम में यू कैन से गलती हो जाती है। जब डिवाइड कर रहा हूँ, मैं 1 से 2 बन रहा हूँ, 2 से 4 बन रहा हूँ, तो जब इतनी तेज़ी से बन रहा हूँ, तब बीच में गलती आ जाती है। तो गलती से ही ये नए-नए म्यूटेशन आ जाते हैं। और फिर बाद में पता चलता है, ये जो म्यूटेशन आई, हमने तो वैक्सीन बनाई थी ओरिजिनल के ऊपर। अब ये जब चेंजेज़ आ गई, म्यूटेशन आ गई, क्या ये वैक्सीन मेरी उनके ऊपर भी इफेक्टिव है? तो हम फिर उस चीज़ में जुट जाते हैं। तो बात ये भी चल रही है, क्या हमको हर वक़्त म्यूटेशन स्पेसिफिक वैक्सीन बनाना चाहिए? या जिसको हम कहते हैं पैन कोरोना वायरस वैक्सीन बनाएँ, जो कि सभी तरह की म्यूटेशंस को देखो। ये तो साइंस की एक तरक्की की बात है, जो वो बातें तो चलती रहेंगी। लेकिन ये पक्का है कि जब वायरस बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है, तो उसमें म्यूटेशन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ यही बनता है कि हम अपना बिहेवियर ठीक करें। वायरस को हम रोक नहीं सकते। वायरस तो अपना देखिए, सेकंड वेव आई थी, दोनों के बिहेवियर में चेंज आ गई थी। लोगों के बिहेवियर में चेंज आ गई थी और वायरस के बिहेवियर में चेंज आ गई थी। आज भी लोग कहते रहते थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव नहीं आएगी, अगर आप अपना बिहेवियर ठीक रखेंगे तो। अगर आप जी। अपना बिहेवियर नहीं ठीक रखेंगे, तो थर्ड वेव आएगी। वैक्सीन से ही जुड़ा सवाल है सर कि अभी जो वैक्सीन ली है लोगों ने, क्या वो वैक्सीन इफेक्टिव है ओमिक्रॉन को रोकने के लिए? जी हाँ, काफ़ी हद तक जिन्होंने दोनों डोज़ वैक्सीन ले ली हैं। इसीलिए आपने देखा कई देशों में तो उन्होंने बूस्टर डोज़ देना शुरू कर दिया, थर्ड डोज़, जिसको हम इंडिया में बूस्टर डोज़ के बजाय हम कहते थे एडिशनल डोज़। जी, अब प्रधानमंत्री जी ने कहा प्रोटेक्शन डोज़ उसके लिए। तो ये, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव तो है।
अब देखिए पॉपुलेशन यूरोप की या अमेरिका की इंडिया की तरह नहीं है। आपको पता है कि हमारे यहाँ क्योंकि माइक्रोबियल लोड बहुत ज़्यादा रहा तो हमारी इम्यूनिटी वैसे स्ट्रॉन्ग हो रहती है। स्ट्रॉन्ग या काफ़ी एक्टिवेटेड स्टेट में रहती है क्योंकि हम वैसे इतने इन्फेक्शंस देखते हैं, जो कि जी। वहाँ पर नहीं होता। तो इसलिए हमें इमीडिएटली हर एक आदमी को बूस्टर डोज़ या थर्ड डोज़ देने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना इंडिया स्पेसिफिक डेटा देखना है। हमने ये नहीं देखना कि अंग्रेज़ों को उन्होंने तीसरी जो डोज़ दे दी, हमको क्यों नहीं दी? भई हमें ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पर। जब ज़रूरत फ़ील हुई, हमने कहा हाँ साहब ये जो 60 साल से ज़्यादा वाले हैं, जिनमें मैंने कहा कि इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ख़्याल रखें कि वायरस एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। और हमने ये कर दिया कि जो 60 साल से ज़्यादा थे और जिनमें कोमॉर्बिडिटी है। देखिए 60 साल से ज़्यादा वाले भी कई हेल्दी हैं। हेल्दी अगर आदमी है, कितनी भी एज हो, डरने की ज़रूरत नहीं। मैं हेल्दी हूँ और मैं 70 से भी ज़्यादा हूँ, मुझे अभी एडिशनल डोज़, थर्ड डोज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब खुल जाएगी सबके लिए तो मैं भी जाऊँगा लेने के लिए। लेकिन जो जी। 60 साल से ज़्यादा है जिनको कोमॉर्बिड किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को तो उनके लिए ये ज़रूरी है। तो वो डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर कन्फर्म कर देगा हाँ साहब इनको इनको ये कोमॉर्बिडिटी भी है और इनकी एज इतनी इनको लेना चाहिए। जी। एंटीबॉडी से जुड़ा हुआ सवाल सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि नेचुरल एंटीबॉडीज़ अगर किसी के भीतर हैं तो वो कितनी इफ़ेक्टिव होंगी? देखिए नेचुरल एंटीबॉडी तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। नेचुरल एंटीबॉडी जो बनती है वो पूरे वायरस के खिलाफ बनी। तो नेचुरल एंटीबॉडी की अटैक्शन बहुत अच्छी है इसलिए हमने ये भी कहा डेटा भी आया कि जिनको पहले कोविड हुआ और वो रिकवर हो गए और उन्होंने एक भी डोज ली हुई है वैक्सीन की, वो उनकी इम्यूनिटी इज़ इक्विवेलेंट टू जिन्होंने 2 डोज़ेज़ ली हुई हैं। और आपको मैंने जैसे बताया कि चिल्ड्रन में कोई वैक्सीन नहीं दी हमने, येट उनमें वो नेचुरल इन्फेक्शन के कारण आ गया। तो नेचुरल इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी जनरेट करती है, वो तो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली वैक्सिनेशन की ज़रूरत है, कॉम्बिनेशन हो जाए तो और भी अच्छा होता। हम ये जी। नहीं कहते कि हर आदमी को सिक हो जाना चाहिए। इसलिए देखिए हमारी 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर सबको नेचुरल इन्फेक्शन होने लगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए वैक्सीनेशन दिया जा रहा है कि सबको सबको किसी तरीके की सुरक्षा दी जाए। जी, जी। सर आखिरी सवाल कि ये जो वायरस है वो लगातार म्यूटेट तो हो ही रहा है, नए-नए इसके वेरिएंट्स आ रहे हैं। क्या ये वाक़ई एक नेचुरल वायरस है या फिर हम एक बार फिर वही सवाल पर आते हैं कि मैन मेड वायरस है ये? आपको क्या लगता है अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं या साइंटिस्ट ये क्या क्या बोल ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है और ये भी ज़रूरी है कि इसका वायरस का ओरिजिन ढूँढना तो बहुत ज़रूरी है। हमें ये जी, पता रहना चाहिए कि वायरस आया कहाँ से और ये हर एक जैसे आपने सवाल किया, हर एक आदमी के मन में ये सवाल है कि आया कहाँ से? ये तो पक्का है कि ये वुहान चाइना से आया। अब ये भी पक्का है कि बैट्स होती हैं जो, उनमें ये वायरस पाया जाता है। और तो जो पहले 2 वायरस इन्फेक्शन आए थे, कोरोना वायरस आपको याद होगा 2002 में जिसको हमने सार्स कहा था जी, जी, और जी। 2012 में जो आया था मर्स कहा था, वो भी बैट से आए थे। तो बैट से तो आता और ये कुछ लोगों का ख्याल है कि बैट से ये दूसरी एक और स्पीशीज़ से गया, उधर से जंप होके ह्यूमन्स में आ गया। फिर एक थ्योरी आई कि नहीं सब लैब में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि लैब में इस तरह का काम तो चल रहा था। जो अ, वायरोलॉजी सेंटर वहाँ वुहान पे है, वहाँ एनआईएच यूएसए का ही सपोर्टेड प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने इस वायरस के ऊपर गेन ऑफ फंक्शन टाइप का काम कर रहे थे। तो क्या ये लैब से लीक हो गया? अब तीसरा कुछ लोग ये भी कहते हैं कोई को वारफेयर की बात है। देखिए ये जानना तो ज़रूरी है, पर मुझे बड़ा डाउटफुल लग रहा है कि कभी हमें पता चलेगा भी कि ये इसका एग्ज़ैक्ट ओरिजिन क्या था। जी, ऐप जनरेटेड भी हो सकता है, उसके लिए भी काफ़ी एनेक्डोटल जो एविडेंस आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि हो सकता है कि लैब से लीक हुआ हो। अब ये जानबूझ के किया गया, ये मैं इसके शायद इसके सहमत इतना नहीं हूँ। हो सकता है कि लीक हो गया हो लैब से, हो जाता है एक्सीडेंटली।
या फिर ये एनिमल ओरिजिन से वो जंप स्पीशीज से आया। अब हो सकता है कुछ सालों के बाद इसके बारे में पता चले, पता करना तो बहुत जरूरी है। जी। लेकिन यदि ऐसा हुआ भी है, मान लीजिए एक्सीडेंटली हुआ है, तो ऐसी चीजों से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं? ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया कितनी तैयार है? ये एक तरह से अगर हम जैविक हमले की तरह भी ले लें इसको, हाइपोथेटिकल है पर अगर हम ले लें इसे तो। जी। ये एक्सपर्ट ग्रुप जो डब्ल्यूएचओ में भी है, वो भी इसके ऊपर काफी काफी देर से इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है कि कैसे उसको किया जाए। हो सकता है कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर भी कुछ गाइडलाइंस आए। देखिए, वायरस पे जो स्टडी चलती है वो तो ह्यूमन के बेनिफिट के लिए ही है ना। जो 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 साइंटिस्ट स्टडी करते हैं वायरस का बिहेवियर क्या है, कैसे ये मल्टीप्लाई करता है, कैसे ये आगे जाके ट्रांसमिट करता है, वो तो साइंस को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि नॉलेज और बढ़े इन वायरसेस के बारे में। तो उसके लिए सुरक्षा करना और भी ज़रूरी है। क्या पता कि अभी तक जो सुरक्षा थी, अगर ये लैब ओरिजिन है, तो शायद वो कम हो, उसमें कुछ कमियाँ हों, उन कमियों को दूर करना तो ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल वायरसेस के ऊपर काम करना ही छोड़ दें। अगर वो का साइंटिस्ट काम ही करना छोड़ देंगे, तो फिर उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। फिर आप कैसे जी। नई-नई दवाइयाँ लाएँगे, नए-नए वैक्सीन कैसे लाएँगे? तो वो दोनों चीज़ें तो साथ-साथ चलेंगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि इससे कुछ सीख में मिलेगी। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि प्रॉपर्ली उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो उसकी जी। तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी। तो आज के इस डिस्कशन से सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकली है वो ये है कि लोग अपनी सुरक्षा खुद करें। अभी भी डेल्टा वायरस से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है ओमिक्रॉन के मुकाबले। लेकिन जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएँ ताकि किसी भी तरह के खतरे को टाला जा सके। डॉक्टर मेहरा, हम सबसे बात करने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली और हम आगे भी उम्मीद रखेंगे कि जो भी इससे संबंधित जानकारी है वो आप हम तक पहुँचाते रहेंगे, हमारे दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत जी, शुक्रिया। जी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।